तो देखो अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। जो ह्यूमंस होते हैं वो किस तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। ठीक है, कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट्स के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। कौन सा प्रोसेस होता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जो मेल गैमेट होते हैं उनको बोला जाता है स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजोअन। जो फीमेल गैमेट होते हैं उनको बोला जाता है ओवम, ओवा या फिर ऊटेट। मेल गैमेट जो बनने का प्रोसेस होता है इस प्रोसेस का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल गैमेट जो बनने का प्रोसेस है इसका नाम है oogenesis। oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस से रेस्पेक्टिवली जो इनके गैमेट्स होते हैं वो उनका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्म एंड ओवम का। देन ये जो स्पर्म होता है वो ओवम के पास में जाता है, ना कि ओवम स्पर्म के पास में आएगा। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है? इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन होने के बाद में स्पर्म और ओवम की क्या हो जाती है, मीटिंग हो जाती है। इस मीटिंग को ही क्या बोल दिया जाता है? फर्टिलाइजेशन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज जाइगोट। जो जाइगोट होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है और डिप्लॉइड होता है। यूनिसेलुलर का मतलब एक सिंगल सेल होती है, तो जाइगोट इज ए सिंगल सेल। और डिप्लॉइड का मतलब ये एन होता है कि 2n होता है, जैसे 2n। इसके बाद में इसमें होते हैं माइटोटिक डिवीजन या फिर माइटोसिस डिवीजन, उनको बोल दिया जाता है क्लीवेज। अब आप पूछोगे कि सर नॉर्मल माइटोसिस ही क्यों नहीं बोला है? बिकॉज ये इससे थोड़े से फास्ट होते हैं, थोड़ा सा चेंजेस भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। तो एक अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो नॉर्मल जो माइटोसिस होता है उससे ये जो क्लीवेज होता है वो फास्ट डिवीजन होते हैं और क्या बन जाती है, एक स्टेज बन जाती है जिसको क्या बोल दिया जाता है? ब्लास्टोसिस्ट। एक्चुअल में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो ब्लास्टुला होती है। तो ह्यूमंस के केस में ब्लास्टुला का नाम क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट। या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ह्यूमंस की जो ब्लास्टुला होती है उसको क्या बोल दिया जाता है? ब्लास्टोसिस्ट बोल दिया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद में इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब वो जो 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, दैट इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। और उसके बाद में फुली डेवलप एम्ब्रियो रेडी हो जाता है किसके लिए? डिलीवरी के लिए। डिलीवरी को क्या बोल दिया जाता है? पार्चुरेशन। और इसके बाद में क्या हो जाता है? लैक्टेशन हो जाता है। दैट इज द ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि जो स्पर्म होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं कि 23 होते हैं? स्पर्म में 23 होते हैं, है ना। 23 कैसे मिलेंगे? या तो 22 प्लस एक्स होगा या फिर 22 प्लस वाई होगा। और सेम केस होता है किसके लिए? ओवम के लिए। ओवम में बताओ कितने क्रोमोसोम मिलेंगे? 23 मिलेंगे। 22 प्लस एक्स यही होता है दूसरा भी। ठीक है, अगर मेल का 22 प्लस एक्स वाला क्रोमोसोम फीमेल के 22 प्लस एक्स के साथ में फ्यूज हो जाता है, देन 44 प्लस एक्स एस। और ये किसका फॉर्मेशन होगा? फीमेल का। अगर मेल का 22 प्लस वाई वाला क्रोमोसोम फीमेल के 22 प्लस एक्स के साथ में फ्यूज हो जाता है तो क्या बन जाएगा? 44 प्लस एक्स वाई। और क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा। मेल को मेल बनाने के लिए कौन सा चीज रेस्पॉन्सिबल है? वो क्रोमोसोम होता है वाई। कौन सा वाला होता है? वाई। वाई के पास में क्या पाया जाता है? SRY, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो ये जो रीजन मिलेगा कौन से वाले क्रोमोसोम पे मिलता है? वाई क्रोमोसोम पे मिलेगा। और इसी रीजन में क्या फैक्टर रिलीज होता है? TDF, टेस्टी डिटरमाइनिंग फैक्टर। तो बताइए ये जो टेस्टी डिटरमाइनिंग फैक्टर है वो किसको डिटरमाइन करेगा? टेस्टिस को। मेल बनाएगा कि फीमेल बनाएगा? टेस्टिस मेल में होते हैं कि फीमेल में होते हैं? मेल में होते हैं। तो इससे ये डिसाइड हो जाता है कि जो एम्ब्रो है वो मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगा। अपन नॉर्मली तो ये बोल देते हैं कि अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो क्या बन जाएगा? मेल बन जाएगा। लेकिन कैसे बनता है उसका रीजन ये होता है, बिकॉज उसमें क्या पाया जाता है? एक रीजन होता है। उस रीजन में भी क्या होता है? एक फैक्टर होता है। वो फैक्टर क्या करता है? डिसाइड करता है कि इस एम्ब्रियो में टेस्टिस बनेंगे या फिर ओवरी बनेगी। तो ये किसको डिसाइड करेगा? टेस्टिस को। और ऑब्वियस सी बात है अगर टेस्टिस बन रहे हैं तो वो मेल ही बन जाएगा। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि जो 46 जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें से जो 24 होते हैं उनको तो बोल दिया जाता है ऑटोसोम, बिकॉज ये तो सब में सेम मिलेंगे। जो चेंजेस आता है वो कहाँ पे आता है? XY में और XX में। तो इनको क्या बोल दिया जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। मतलब सेक्स को डिसाइड करने वाले कि जेंडर जो होता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा वो डिसाइड करने वाले कौन से हैं? XX और XY होते हैं। और इन्हीं को बोल दिया जाता है क्या? एलोसोम। क्लियर है इतनी बात? और ये भी मैंने आपको बताया था जैसे आप बॉटनी में पढ़ते हो गाइनोसियम, एंड्रोसियम, वैसे ही हम इनको भी अपन बोल सकते हैं कि गाइनोस्पर्म और एंड्रो। गाइनो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? फीमेल के लिए। जैसे कि अपन वो डिपार्टमेंट की बात करते हैं ना, गायनेकोलॉजिस्ट। और एंड्रोस्पर्म किसको बोला जाता है? मेल वाले को।
नेक्स्ट ये अपन ने बताया था कि ये जो डिसीजन है वो कौन करता है, तो एक प्लेट बनती है जिसको बोला जाता है नेफ्रोस्टोम या फिर नेप्रोटोम। इस प्लेट का फॉर्मेशन कब होगा, ड्यूरिंग दी 4 to 6 वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ये जल्दी बननी चाहिए ना, क्योंकि डिसीजन क्या करना है इनको कि मेल बनाना है कि फीमेल बनाना है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि प्रेगनेंसी सस्टेन हो गई है 9वें महीने में ये फिर प्लेट बन रही है, ये तो स्टार्टिंग में बननी चाहिए। तो देखो इस प्लेट के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या बना लेता है, प्रोनेफ्रिक। ये अपने में डिजनरेट हो जाता है, बिकॉज हमारे में जो किडनी होती है वो कौन सी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी होती है। तो इसने मेटानेफ्रिक वाले पार्ट ने तो क्या बना दिया, हमारे अंदर किडनी बना दी है। अच्छा ये बताइए, किडनी बनाने के लिए ऐसा डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि मेल है कि फीमेल है? मेल होगी तो भी किडनी बनानी है और फीमेल होगी तो भी किडनी बनानी है, पर ये तो डिसाइडेड हो चुका है ना कि बनेगी ह्यूमन से तो कौन सा बनेगा, मेटानेफ्रिक। तो इसका एक काम होता है क्या बनाने का, किडनी बनाने का। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मीजोनेफ्रिक की। मीजोनेफ्रिक क्या है, 2 डक्ट बनाती है, एक होती है वोल्फिन डक्ट, एक होती है मुलेरिन डक्ट। जो वोल्फिन डक्ट होती है वो किसका फॉर्मेशन करवाती है, मेल का। वोल्फिन किसका, मेल का करवाती है, और मुलेरिन किसका करवाती है, फीमेल का। एक्चुअली ये बनवाती नहीं है, ये जो बोलते हैं ना अपन, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या फिर एक्सटर्नल जो जेनिटली होते हैं, जैसे कि अगर अपन मेल की बात करते हैं तो वास्ट डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, वो सारी चीजें कौन बनवाएगा, वोल्फिन डक्ट बनवाती है। और फीमेल में अगर बात करते हैं जैसे कि यूट्रस है, ओविडक्ट है, वेजाइना, इन सब का फॉर्मेशन कौन करवाती है, मुलेरिन डक्ट करवाती है। लेकिन ये बनेगी कब, 4 to 6 वीक में। ठीक है, तो ये डिसाइड कब हो जाता है, 4 to 6 वीक में ही हो जाता है। अच्छा, इनका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, मेजोडर्मल होता है। तो देखो इससे एक लाइन भी लिखी हुई है कि अगर अपन बात करेंगे कि टेस्टिस और ओवरी है, इनका ओरिजिन कैसा होगा, वो भी मेजोडर्मल होगा। बिकॉज टेस्टिस और ओवरी मरेंगे तो वो मेल और फीमेल के ही पार्ट है। अब मेल में बनाएगा तो कौन बनाएगा, वोल्फिन डक्ट, फीमेल में बनाएगी तो मुलेरिन डक्ट। ये खुद भी कौन से है, मेजोनेफ्रिक से। मेजोनेफ्रिक किसका पार्ट है, नेफ्रोस्टोम का। नेफ्रोस्टोम का खुद का ओरिजिन कैसा है, मेजोडर्मल। तो टेस्टिस एंड ओवरी का ओरिजिन कैसा हो जाएगा, मेजोडर्मल हो जाएगा। स्पर्म एंड ओवा का ओरिजिन कैसा हो जाएगा, मेजोडर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी जो अपन ने इवेंट पढ़ी है, कहां से लेकर के गैमेटोजेनेसिस से लेकर के लैक्टेशन तक का, ये सारे के सारे कब होते हैं, प्यूबर्टी के बाद में। लेकिन एक थोड़ा सा चेंजेस रहता है। क्या चेंजेस है कि मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो स्टार्ट होता है कब, प्यूबर्टी पे, और एंड होता है कब, जान के साथ में ना, मत जब तक मरेगा नहीं तब तक चलता रहेगा। और जो फीमेल है उसमें ओजेनेसिस जो होता है, पटेल, जो स्टार्ट होता है कब, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और खत्म हो जाता है कब, एट द एज ऑफ द 50 ईयर्स है ना। ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है डिफरेंट फैक्टर की वजह से। अब आगे बढ़ते हैं अपन, सेक्स ऑर्गन्स। आपने कभी नाम सुने होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कुछ नहीं सुना है, सुना है ना। हाँ, तो ये पहले तो अपना क्वेश्चन आता है कि ये सेक्स ऑर्गन का जो फॉर्मेशन है होगा कहाँ पे। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि सर बॉडी में होता है ना, क्योंकि बॉडी में तो जो 10th क्लास का बच्चा है वो भी बता देगा कि सर बॉडी के अंदर ही बनेंगे सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन बनते कहाँ पे या फिर इनका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, इनका डेवलपमेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। कौन सी कैविटी में, इसी एब्डोमिनल कैविटी को बोल दिया जाता है क्या, सीलोम, और इसी को बोल दिया जाता है क्या, पेरिटोनियम कैविटी। मेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी टेस्टिस, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ओवरी। क्या बोला जाता है, ओवरी। तो देखो अगर अपन बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो मेल की जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जो टेस्टिस होते हैं, वो बनते तो कहाँ पे है, एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ पे बनते हैं, लेकिन क्या वो आफ्टर बर्थ भी एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं, क्या नहीं रहते। इसका मतलब वो बने कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी में। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे वो कहाँ पे आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। और स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है, वो बाहर की टाइप में होता है, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, जो एब्डोमिनल के बाहर होता है। तो इसका मतलब, और अगर अपन केस की बात करते हैं इसका फीमेल का, तो फीमेल में जो ओवरी होती है वो पहले भी कहाँ पे थी, एब्डोमिनल कैविटी में, और बाद में भी कहाँ पे रहती है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो मतलब इनको कोई डिस्टेंस करने का कोई है क्या,
इनको कहीं पे आना जाने का रास्ता नहीं है। तो देखो होता क्या है कि इन केस ऑफ मेल वो उनको वो दूसरी जगह पर क्यों जाते हैं उसका भी रीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। इन केस ऑफ मेल, अब मेल के जो सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, टेस्टिस। डिसेंड डाउन फ्रॉम abdominal cavity to स्क्रोटम। ये लाइन आपको समझ में आई। इन केस ऑफ मेल क्या हो जाता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड डाउन कर जाते हैं, कहां से, फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी एंड टू स्क्रोटम। अब ये जो स्क्रोटम होता है ये एब्डोमेन के अंदर होता है कि बाहर होता है, बाहर होता है। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टेस्टिस है वो कौन से मंथ में या फिर किस टाइम पर ये डिसेंड डाउन कर रही है। तो ये डिसेंड डाउन जो करते हैं ना, वो कर जाते हैं कौन से मंथ पर, 7th मंथ। कौन से मंथ में, 7th मंथ में कर जाते हैं। अगर 7th में नहीं करेंगे तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन तो डेफिनेटली करेंगे, अगर नॉर्मल है तो। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नहीं कर पाते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? ये जो मैंने डेवलपमेंट लिखा है वो मेल के लिए लिखा है कि फीमेल के लिए लिखा है? दोनों के लिए लिखा है। ठीक है, ये वाली जो नीचे वाली जो लाइन है वो केवल और केवल किसके लिए है, मेल के लिए है। तो देखो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही सेक्स ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होगा, एब्डोमिनल कैविटी में होगा। फीमेल के केस में ये जो सेक्स ऑर्गन जहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे बन रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी में बन रहे हैं, तो आफ्टर बर्थ भी वहीं पे ही रहेंगे। लेकिन इन केस ऑफ मेल ये जो टेस्टिस होते हैं वो बनने तो कहाँ पे थे, इनका डेवलपमेंट तो कहाँ पे हुआ, एब्डोमिनल कैविटी में, लेकिन कहाँ पे आ गए फिर बाद में, स्क्रोटम में आ गए। इसका रीजन अभी बताएंगे आपको। तो देखो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, अच्छा ये बताइए पटेल, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मेल में मिलेंगे कि फीमेल में? दोनों में मिलेंगे। वेरी गुड। हाँ ये तो कॉमन सेंस की बात थी, वही तो पूछ रहा था मैं भी। तो देखो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है प्राइमरी, क्या होता है, प्राइमरी, और दूसरा होता है कौन सा, सेकेंडरी। जो प्राइमरी होता है इसी को बोल दिया जाता है क्या, एसेंशियल। क्या बोल दिया जाता है, एसेंशियल। इन्हीं को बोल दिया जाता है क्या, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और इन्हीं को बोल दिया जाता है क्या, गोनाड्स। नाम तो सुना ही होगा। तो प्राइमरी बोलूं या फिर एसेंशियल बोलूं या फिर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलूं या फिर गोनाड्स बोलूं, बात एक ही है। जो सेकेंडरी होते हैं इनको बोला जाता है क्या, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या बोला जाता है, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स बोला जाता है। तो देखो ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो मेल में मिलेंगे या फीमेल में मिलेंगे, दोनों में मिलेंगे। तो जो मेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं उनका नाम आपको पता होगा, ये मेल में भी मिलते हैं और फीमेल में भी मिलते हैं। मेल के जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उनको बोला जाता है टेस्टिस, और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन है उनको क्या बोला जाता है, ओवरी। ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो किस में मिलेंगे, मेल में या फीमेल में, दोनों में ही मिलेंगे। तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं वासा इफरेंसिया, नाम तो सुना ही होगा। हाँ,
ठीक है, वासा डिफरेंशिया, उसके बाद में वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, इसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड, फीमेल में अगर अपन बात करते हैं तो ये होती है ओविडक्ट, ओविडक्ट के बाद में वेजाइना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट बोला जाता है, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ अपन ने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखो, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनका डेवलपमेंट कहाँ पे होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इन केस ऑफ फीमेल इनका जहाँ पे डेवलपमेंट होता है ये वहीं पे ही रहते हैं, लेकिन इन केस ऑफ मेल ये आफ्टर डेवलपमेंट कहाँ पे आ जाते हैं? डिसेंड डाउन कर जाते हैं। कहाँ से कहाँ पर? एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में। रीजन क्या होता है ये आपको पता लग जाएगा। और ये कौन से टाइम पर? 7th मंथ में डिसेंड डाउन कर जाते हैं। अगर 7th में नहीं कर पाते तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कर जाएंगे, मतलब पार्चुरेशन के टाइम पे। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो प्राइमरी भी होते हैं और सेकेंडरी भी होते हैं। प्राइमरी का ही दूसरा नाम एसेंशियल, इसका ही तीसरा नाम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसी का ही नाम होता है क्या? गोनाड्स। सेकेंडरी ऑर्गन को क्या बोला जाता है? एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन बोला जाता है। प्राइमरी जो होते हैं वो मेल में होता है क्या? टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। ये मेल में होते हैं वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल। फीमेल में कौन कौन से हो जाते हैं? हाँ, अब देखो इनके फंक्शन की बात करते हैं अपन, है ना। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं इनके भी दो फंक्शन हैं। ठीक है, लगा दिया है। फंक्शन जो होता है, फर्स्ट फंक्शन तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। टेस्टिस में कौन से गैमेट बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, और ओवरी में ओवा बनते हैं। दूसरा क्या होता है इनका काम? सीक्रेशंस ऑफ स्टेरॉइड्स हार्मोन्स। ठीक है, ये कुछ हार्मोन्स पे रिलीज करते हैं। जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं इनके भी दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स, एंड सेकंड फंक्शन इज मैच्योरेशन ऑफ गैमेट्स। क्लियर है इतनी बात? तो इसके दो फंक्शन कौन कौन से हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देखो, टेस्टिस में क्या बनेंगे? स्पर्म बन जाते हैं। ओवरी में क्या बन जाते हैं? और ये कुछ कुछ क्या भी रिलीज कर देते हैं? हार्मोन्स भी रिलीज कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, सब बता देंगे। ठीक है, इनका जो काम होता है। अच्छा, ये जो काम मैंने जो फंक्शन लिखा है ना, दोनों का ही है। ऐसा नहीं कि मेल की साइड में लिख दिया तो सर उधर क्या कोई काम नहीं है ना, दोनों के लिए ये कॉमन है। इनका क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स होता है, और इनका मैच्योरेशन भी करवाने का होता है। क्लियर है भाई? करिए इतना नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अपन ने पढ़ लिया है कौन कौन सी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होती है और कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। अब अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
सबसे पहले इसके लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ पे मिलता है। इसको पेल्विक भी बोलते हैं और पेल्विक सी भी बोलते हैं ना, एस भी बोल सकते हैं और सी भी बोल सकते हैं। पेल्विक रीजन में मिलता है। स्ट्रक्चर कौन कौन सी चीजें होती हैं इसमें देखो। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आते हैं, टेस्टिस, और सेकेंडरी में आ जाती हैं तीन चीजें। कौन कौन सी आ जाती हैं वो देखिए। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सेसरी डक्ट में फर्दर आ जाती हैं वासा डिफरेंशिया, वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस। अब ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स में तीन ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी। प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ही दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। क्या बोला जाता है, काउपर्स ग्लैंड। और जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसमें इंक्लूड है पेनिस एंड स्क्रोटम। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाते हैं, टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ जाते हैं, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देखो ये अपने यहाँ पे जो लिखा है ना, इसमें सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। या फिर ये एक्सेसरी है, मतलब मेनली तो वही है, ये क्या करते हैं उसमें हेल्प करते हैं। अब हेल्प में भी क्या होती है, या तो उनका क्या करवाएंगे, वो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, या फिर उनका हेल्प करेंगे किस चीज में, मैच्योरेशन में। तो एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल होती है और बल्बो यूरेथ्रल होती है। बल्बो यूरेथ्रल को ही क्या बोल दिया जाता है, काउपर्स ग्लैंड बोल दिया जाता है। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होते हैं, पेनिस और स्क्रोटम होते हैं। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, टेस्टिस। इसकी शेप एंड साइज की बात करते हैं। लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस मिलेंगे कहाँ पे, टेस्टिस पाए जाते हैं एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या, स्क्रोटम या फिर स्क्रोटल सैक, ठीक है। कितने टेस्टिस होते हैं, दो होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा होता है। कौन सा वाला राइट है, कौन सा वाला लेफ्ट है, ये राइट है और वो लेफ्ट है, ठीक है। पहले ये जो टेस्टिस थे कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था इनका, एब्डोमिनल कैविटी में, और अभी ये कहाँ पे हैं, स्क्रोटम में। इसका मतलब वहां से और स्क्रोटम में आए तो किसी ना किसी पाथवे से तो आए होंगे ना, ऐसा तो है ना ऊपर से छोड़ दिया नीचे।
कहीं ना कोई क्या होगा, पाथवे होगा। उस पाथवे को देखते हैं वो क्या होता है। और आपको पता होगा जो स्क्रोटम होता है वो इंटरनली 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है, और हर एक कंपार्टमेंट में क्या पाए जाते हैं, 1 टेस्टिस होते हैं। एक कंपार्टमेंट होने का भी एक रीजन होता है। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि एक कंपार्टमेंट नहीं होता तो बताओ कोई दिक्कत हो सकती थी क्या? दिक्कत हो सकती थी। ऐसा था कि अगर एक टेस्टिस में कोई भी इन्फेक्शन होता तो वो स्प्रेड होकर दूसरे वाले में भी हो जाता, दिक्कत होती है नहीं होती, हो सकती थी। इसलिए इसमें बीच में क्या होता है, ये सेप्टा होता है, कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं। अब देखो ये जो ऊपर का जो रीजन है इसको मैंने बोल दिया है क्या, एब्डोमेन वाला रीजन है, और ये क्या है, स्क्रोटम है। ठीक है, अब वो एब्डोमेन से कहां पे आए होंगे, ये स्क्रोटम में आए होंगे। तो ये जिस पाथवे से आते हैं, जिस कैनाल के थ्रू आते हैं, उस कैनाल का नाम होता है इंग्वाइनल कैनाल। कौन सी कैनाल है वो, इंग्वाइनल कैनाल होती है। ठीक है, अब देखो ये जो कैनाल है ना, कनेक्ट किसको और किसको कर रही है, एब्डोमेन कैविटी को और स्क्रोटम को कर रही है, टेस्टिस को नहीं कर रही है। इस कैनाल के होते हुए क्या आते हैं, टेस्टिस आते हैं, और वो किसके थ्रू आते हैं, ऐसे मान के चलिए आपको किसी कुएं में जाना है, ठीक है, आप किसी रस्सी के थ्रू जाओगे तो वो एक, ये जो आते हैं वो तो एक किसके आएंगे, एक रस्सी के थ्रू आएंगे, लेकिन जाना जो है ओपनिंग है वो क्या हो गया है, इंग्वाइनल कैनाल है। तो इंग्वाइनल कैनाल ने किसको किससे कनेक्ट किया है, एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटम से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इसका जो कनेक्शन है किस किस के बीच में होता है, ये कनेक्शन बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटम। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखो यहां पे ये एक कॉर्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। ये जो कॉर्ड है किसको किससे कनेक्ट कर रही है, अब एब्डोमिनल कैविटी को टेस्टिस से कनेक्ट कर रही है। क्या इधर वाले भी कर रही है क्या? और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या होता है इसका नाम, स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या ये स्पर्मेटिक कॉर्ड भी दो चीजों को कनेक्ट कर रही है क्या? कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो एब्डोमिनल कैविटी एंड दूसरा कौन सा है, टेस्टिस। अब एक बात बताइए, ये जो टेस्टिस है और ये जो स्क्रोटम है, क्या ये नीचे ऐसा स्पेस रहता है क्या? क्या ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम से भी कनेक्ट रहेंगे क्या? स्क्रोटम से भी कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और एक ऐसी इलास्टिक फ्लेक्सिबल जो स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि किसको किससे कनेक्ट कर रही है, टेस्टिस को स्क्रोटम से। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है क्या, गुबर्निकुलम। क्या होता है, गुबर्निकुलम होता है। और इसी गुबर्निकुलम को बोल दिया जाता है मेजोर्कियम। क्या बोल दिया जाता है, मेजोर्कियम। तो ये जो मेजोर्कियम है वो किसको किससे कनेक्ट कर रही है, टेस्टिस को स्क्रोटम से। तो देखो अपन को 3 कनेक्शन यहाँ पे याद करने हैं। एक कौन सा है, इंग्वाइनल कैनाल, दूसरा कौन सा है, स्पर्मेटिक कॉर्ड, और तीसरा कौन सा है, गुबर्निकुलम। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो किसको किससे कनेक्ट कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी को टेस्टिस से। जो इंग्वाइनल कैनाल है वो किसको किससे कनेक्ट कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी को स्क्रोटम से। जो गुबर्निकुलम है वो किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, टेस्टिस को स्क्रोटम से। क्लियर है इतनी बात? इसमें हमें क्या याद करना है, 3 कनेक्शन। क्या याद हो जाएंगे आपको? ठीक है, इसके बाद में हमें 2 मसल के नाम भी याद रखने हैं। 3 कनेक्शन और 2 मसल। एक मसल जो यहाँ पे पाई जाती है स्क्रोटम की वॉल पे, स्क्रोटम की वॉल के जस्ट नीचे एक मसल होती है, इस मसल का नाम होता है डार्टोस मसल।
कौन सी मसल है ये? डार्टोस मसल। और एक और मसल होती है जो कि कहां से अराइज होती है, ये जो इंग्वाइनल कैनाल थी ना, यहां से, इसका एक लिगामेंट होता है। इस मसल का नाम होता है क्रीमेस्टर मसल। कौन सी मसल है? क्रीमेस्टर। तो 3 कनेक्शन और 2 मसल, कौन कौन सी मसल है? डार्टोस मसल एंड क्रीमेस्टर मसल। 3 कनेक्शन कौन कौन से होते हैं? इंग्वाइनल कैनाल, गुबर्निकुलम और स्पर्मेटिक कॉर्ड है। ठीक है, तो वापस से बताइए कनेक्शन कौन कौन से थे। फर्स्ट वाला कौन सा है? इंग्वाइनल कैनाल है। इंग्वाइनल कैनाल किसको किससे कनेक्ट कर रही है? इट इज कनेक्शन बिटवीन, हाँ बताओ, हाँ, एब्डोमिनल कैविटी टू स्क्रोटम। मैं एब्डोमिनल कैविटी की जगह पेल्विक रीजन भी यूज कर सकता हूँ, है ना। जो दूसरा कनेक्शन है वो कौन सा है? स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये बताइए किस किस के बीच का कनेक्शन है? कनेक्शन बिटवीन एब्डोमिनल कैविटी एंड टेस्टिस। मैं जो आपको बता रहा था कि जो रस्सी होती है जिसके थ्रू वो जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से कहां पे आते हैं? स्क्रोटम में आते हैं। वही क्या है ये रस्सी? स्पर्मेटिक कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब ही क्या होता है? रस्सी होता है। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है ना, ये 5 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो इसमें आ जाता है क्या? वास डिफरेंस। फिर आ जाता है इसमें क्या? लिम्फेटिक्स और आर्टरी, वेन्स और नर्व्स। 5 चीजें हो गई है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती है? तो अपन बताएंगे क्या? वास डिफरेंस, लिम्फेटिक्स, आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स होती है। तीसरा कनेक्शन का क्या नाम था भाई? गुबर्निकुलम। और गुबर्निकुलम का ही दूसरा नाम मेजोर्कियम। ये किसको किससे कनेक्ट कर रहा था? कनेक्शन बिटवीन टेस्टिस एंड स्क्रोटम। 3 कनेक्शन हो चुके हैं। 2 मसल कौन कौन सी थी? डार्टोस मसल एंड क्रीमेस्टर मसल। कौन कौन सी मसल है? डार्टोस मसल एंड क्रीमेस्टर मसल। डार्टोस मसल कहां पे प्रेजेंट है? डार्टोस मसल जो होती है वो पाई जाती है कहां पर? जस्ट beneath दी स्क्रोटल वॉल। स्क्रोटम के वॉल के जस्ट नीचे पाई जाती है। और जो क्रीमेस्टर मसल है वो कहां पे पाई जाती है? अराइज फ्रॉम इंग्वाइनल लिगामेंट। अब देखो इन दोनों मसल का जो काम होता है ना, वो होता है टेम्परेचर रेगुलेशन में। किसमें होता है? टेम्परेचर रेगुलेशन में। देखो होता क्या है, अगर हम बात करते हैं समर टाइम और विंटर के टाइम। समर के टाइम पे क्या होता है? कोल्ड या फिर हीट? समर के टाइम पे हीट रहती है। हीट की वजह से ये जो मसल है वो कैसी हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। और मसल रिलैक्स हो जाती है तो सरफेस एरिया
इंक्रीज हो जाता है। अगर विंटर की बात करते हैं, विंटर में क्या होता है, कोल्ड, कोल्ड के टाइम पे जो मसल है वो कैसी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और इसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो देखो जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हीट लॉस भी कम होगा, तो विंटर के अकॉर्डिंग वो फेवरेबल हो जाता है। और जब समर होती है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा तो हीट लॉस भी ज्यादा हो जाता है। तो इसी को क्या बोल दिया जाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये हेल्प किस में करती है, टेम्परेचर रेगुलेशन में। अच्छा, किस चीज का टेम्परेचर रेगुलेशन, टेस्टिस। क्रीमेस्टर मसल की बात करते हैं, इसका काम भी क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन, लेकिन इनडायरेक्टली। डायरेक्टली रोल किसका है, डायरेक्टली रोल किसका है, डार्टोस मसल का होता है। इसका जो दूसरा काम है क्रीमेस्टर मसल का, वो होता है एलिवेशन, लोअरिंग ऑफ टेस्टिस एंड स्क्रोटम। इधर देखो, ये वाली जो मसल है वो कौन सी मसल है, डार्टोस मसल। तो जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर देगा। ठीक है, ये जो दूसरी वाली जो मसल बताई थी मैंने, ये क्रीमेस्टर मसल होती है। कहां से अराइज हो रही है, इंग्वाइनल लिगामेंट से। किसको कनेक्ट करेगी, टेस्टिस को भी कनेक्ट कर लेती है। अब देखो, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो बताओ ये जो टेस्टिस है वो भी ऊपर जाएगा। अब टेस्टिस ऊपर जा रहा है तो टेस्टिस खुद किसके साथ में कनेक्टेड है, स्क्रोटम, तो स्क्रोटम भी ऊपर जाएंगे। अगर यही जो मसल है वो क्या होती है, रिलैक्स होती है, तो टेस्टिस भी नीचे आएंगे और स्क्रोटम भी नीचे आ जाता है। तो वही तो अपन ने यहाँ पे लिखा है, देखो, इट हेल्प इन द एलिवेशन एंड लोअरिंग ऑफ द टेस्टिस एंड स्क्रोटम। अब जब मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब, तो उसकी वजह से सरफेस एरिया पे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। तो ये क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प कर सकता है, लेकिन कैसा, इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और किसका होता है, डार्टोस मसल का होता है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो, ये जो टेस्टिस होते हैं मिलते कहां पे हैं, टेस्टिस आर प्रेजेंट outside the abdominal cavity in a pouch-like structure। तो उस pouch-like structure का नाम क्या होता है, pouch-like structure, हाँ, called scrotum। स्क्रोटम, ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में ही क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि टेस्टिस के लिए क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। किससे लो चाहिए, बॉडी से। कितना कम चाहिए वो देखो, हाँ, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर देन बॉडी। तो टेस्टिस का स्क्रोटम में मिलने का रीजन क्या होता है, क्योंकि उनको स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। अब जो एब्डोमिनल कैविटी में क्या नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उनको एक एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक सैक-लाइक स्ट्रक्चर में रखा गया है। उस सैक-लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, स्क्रोटम, जो कि हेल्प करता है क्या, मेंटेन करने में लोअर टेम्परेचर। कितना लो, 2 to 2.5 डिग्री, लेकिन किससे, बॉडी से। आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है, तो उससे थोड़ा सा कम रहेगा। क्लियर है इतनी बात, नोट करिए। हाँ, सब बताएंगे।